हेलो फ्रेंड्स, मैं राशिद अली एक बार फिर आपका आपके अपने चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, जैसा आपको पता है कि हम ईडीडी सेकेंड स्टार्ट कर चुके हैं। फ्रेंड्स, अगर बात करें ईडीडी इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेशन की, तो ये इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं जो 6 सेमेस्टर वाले हैं बच्चों। तो अगर हम बात करें आज तक हमने कितने लेक्चर कवर कर लिए हैं, तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, ये हमारी सीरीज़ चल रही है एमसीक्यूज़ की, और आज सीरीज नंबर जो हमारी सीरीज़ है उसका लेक्चर नंबर 6 होने वाला है। इससे पहले हम 5 लेक्चर कवर कर चुके हैं अपनी सीरीज़ के। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि हम सभी में एमसीक्यूज़ करा रहे हैं और टॉपिक वाइज आपके चैप्टर वाइज ही आपके एमसीक्यूज़ हैं। तो अगर आप उनको देखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में इन सारे सेशन से, इस सीरीज़ से बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली, बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ आपका चैप्टर नंबर 7। हम 7 के जो टॉप इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं उसको आज डिस्कस करेंगे, डिटेल में हम जानेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी वाले बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जितने भी वीडियो हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप तक पहुंचता रहे। फ्रेंड्स, एक चीज़ और बता दें कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को शेयर नहीं किया तो शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि हमको पता है कि जो समय चल रहा है, इस समय पर जो एमसीक्यूज़ है वो मार्केट में अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं, या अगर हम यूँ कहें कि एग्ज़ाम का समय बहुत कम है फ्रेंड्स, और बच्चों को एमसीक्यूज़ नहीं मिल पा रहे हैं अपनी प्रिपरेशन करने के लिए। तो अगर आप उनके साथ इसको शेयर करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि आपको पता है एग्ज़ाम कितने टफ होने वाले हैं, एमसीक्यूज़ बेस होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि हमारे इस चैनल पर इलेक्ट्रिकल के अलावा मैकेनिकल, सिविल के जो सब्जेक्ट हैं उसको भी एमसीक्यूज़ बेस ही कराया जा रहा है। तो आपका फ्रेंड किसी भी ब्रांच, किसी भी सेमेस्टर में है तो उसके भी साथ आप इसको शेयर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज का सेशन। तो फ्रेंड्स, आपका जो चैप्टर नंबर 6 था उसी को हम आज कवर करेंगे, एस्टिमेशंस ऑफ ओवरहेड एंड अंडरग्राउंड लाइंस। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, जो लैंग्वेज है मीन्स इंग्लिश और हिंदी, कुछ बच्चों का बैरियर लगा हुआ है कि इंग्लिश हमें नहीं आती, हमको हिंदी में चाहिए, हमको हिंदी नहीं आती, हमको इंग्लिश में चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं इस कारण से मैंने जो टेक्निकल वर्ड है उसको इंग्लिश में रखा है, क्योंकि आपको पता है फ्रेंड्स, ना ही मैं इतना, मेरे पास इतना समय है, क्यों समय नहीं है, क्योंकि मुझको आपकी तैयारी कराना है। तो आपकी तैयारी कराने के लिए जितनी जल्दी मैं मटेरियल तैयार कर रहा हूँ उस हिसाब से कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो, क्योंकि आपको पता है फ्रेंड्स समय ज़्यादा नहीं है, तो इस कारण मेरे पास इतना समय अवेलेबल नहीं हो पा रहा है कि मैं इसको टाइप करूं। तो टाइप मैं इसलिए नहीं कर पा रहा हूं। अगर मैं टाइप करूंगा फ्रेंड्स, टाइप करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं टाइप कर सकता हूं, जो मैंने लिखा है पेपर पर वही मैं टाइप भी कर सकता हूं। पर फ्रेंड्स, इसमें दिक्कत ये है कि मैं आपको फिर जो लेक्चर है वो बहुत कम प्रोवाइड करा पाऊंगा, या बहुत स्लो आपका प्रोसेस हो जाएगा। तो उस स्लो प्रोसेस को मैं स्पीड से बनाने के लिए, तेज़ करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये पेपर पर लिख कर लेके आ रहा हूँ। तो उससे कोई मैटर नहीं करता है फ्रेंड्स, आपको कंटेंट A1 मिलेगा, आपको कंटेंट पर ध्यान देना है। आपको लैंग्वेज या फिर प्रिंटेड है या कॉपी हैंड रिटन है, इससे कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता है मेन है आपका कंटेंट। तो चलिए देखते हैं हम जो हमारा चैप्टर नंबर 6 है। चैप्टर नंबर 6 हमारा एस्टिमेशंस ऑफ ओवरहेड एंड अंडरग्राउंड लाइंस। फ्रेंड्स, आज का सेशन मस्त है, बिल्कुल आपको मज़ा आ जाएगा, क्योंकि आज हम इसमें टॉप इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से हमारे जो क्वेश्चन हैं वो बन सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चल रहा हूँ, मैं खुद डिज़ाइन कर रहा हूँ क्वेश्चन, क्योंकि मुझको पता है, मैं पिछले 3 सालों से पॉलिटेक्निक के बच्चों को ही पढ़ा रहा हूँ, तो मुझको ये पता है कि कहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनने वाले हैं और कैसे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, उसी को मैं दृष्टिगत बनाते हुए मैंने ये क्वेश्चन डिज़ाइन किए, खुद फ्रेम किए हैं मैंने आपकी बुक और आपके सिलेबस के अनुसार। आपके सिलेबस से कोई बाहर नहीं है, तो आप इस पर भरोसा कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम कहलाता है। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम क्या कहलाता है। तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम वो सिस्टम होगा जो हमको एनर्जी प्रोवाइड करा रहा है या फिर हमको ऊर्जा प्रदान कर रहा है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, मैकेनिकल वर्क, जहाँ भी वर्क हो रहा है फ्रेंड्स, वहाँ पर क्या करें, वो ऊर्जा प्रोवाइड करा है। मीन्स अगर मैं सिंपल वे में कहूँ फ्रेंड्स, तो हम इलेक्ट्रिकल सिस्टम को इस तरह से जान सकते हैं कि वह ऊर्जा स्रोत जो विद्युत उपकरणों को या मैकेनिकल उद्योगों में, घरों में ऊर्जा प्रदान करें, तो हम उसको इलेक्ट्रिकल सिस्टम कहेंगे। या अगर मैं यहाँ पर एक चीज़ मिस कर गया फ्रेंड्स, यहाँ पर एक चीज़ लिखिएगा, सप्लाई सिस्टम, इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम। तो अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम की, तो फ्रेंड्स इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम क्या होगा, इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम वो सिस्टम होगा जो अप्लायंस, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है या फिर जो लोड से उसको ऊर्जा प्रदान कर रहा है।
तो इस प्रकार के हम जो हमारे पास सोर्स है, अवेलेबल एनर्जी का सोर्स हो रहा है, ऊर्जा का सोर्स है, उसको हम इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम कह रहे हैं, जो हमारी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को ऊर्जा प्रदान कर रहा है। तो देख लीजिएगा ऑप्शन ए में क्या कहा गया, वह ऊर्जा स्रोत जो घरों, उद्योगों, क्षेत्रों, मैकेनिकल वर्क में ऊर्जा प्रदान करता है। तो यही वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जबकि अगर हम बी वाले की बात करें तो बी वाले में क्या कहा गया है फ्रेंड्स, बी वाले में बोल रहा है यह केवल घरों में ऊर्जा प्रदान करता है। केवल का मतलब गलत हो गया कि केवल घरों में ही ऊर्जा प्रदान नहीं कर रहा है फ्रेंड्स। घरों में, उद्योगों में, जितने भी आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैं, जहाँ जहाँ आपका इलेक्ट्रिसिटी से वर्क हो रहा है, वहाँ पर जो ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं वो सारे के सारे आपके क्या कहलाएंगे, वो आपका इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम कहलाएगा। अगर हम सी वाले की बात करें तो सी वाले में बोला गया है केवल मैकेनिकल वर्क में ऊर्जा, तो ये भी केवल है, तो इसलिए ये भी गलत हो गया, और डी वाला तो ऑप्शन गलत ही है फ्रेंड्स। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोल रहा है फ्रेंड्स थोड़ा सा ये जो ब्लैक स्पॉट्स आ रहे हैं, ये तो इसको मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि समय हमारे पास इतना नहीं है, आपके पास भी इतना समय नहीं है कि आप नीट एंड क्लीन में देखो। तो फ्रेंड्स मैं जितने कम समय में आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहा हूँ, कम समय में ज़्यादा आउटपुट देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बस आप सहयोग करिएगा, आप इसको अपने साथियों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम का भाग नहीं है। तो क्या नहीं है फ्रेंड्स, जबकि अगर इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम की बात करूं तो जनरेटिंग स्टेशन बिल्कुल आएगा उसके अंतर्गत, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन बिल्कुल आएगी, सर्विस मेंस या सर्विस कनेक्शन या कंज्यूमर्स ये भी आएगा। तो फ्रेंड्स इसमें बोल रहा है कि भाग नहीं है, तो नन ऑफ द, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई भी नहीं, भाग है ही नहीं। ठीक है, तो सारे के सारे भाग हैं, तो भाग नहीं पूछ रहा, तो इसलिए हो जाएगा आपका ऑप्शन डी वाला, नन ऑफ द अबव। अगर मैं जनरेशन की बात करूं तो फ्रेंड्स मैं सबके आंसर जो ऑप्शन है आपके, उसको भी डिटेल में चर्चा करूंगा, उसको भी एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा, जिससे ये हो कि अगर इन चार में से कोई दूसरा क्वेश्चन बन जाए तो आप उससे आसानी से आंसर कर पाओ। तो जो जनरेटिंग स्टेशन है, जनरेटिंग स्टेशन की बात करूं जहां पर एनर्जी का उत्पादन किया जाता है, विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल जनरेशन स्टेशन। तो मैं आपको बता दूं कि ए वाला हो गया कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन करना। अब मैं आपको ये भी बता दूं फ्रेंड्स कि कितने पर इकोनॉमिकल होता है। तो अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स की जो हमारा जनरेशन है वो अगर हम 11 kV पर करेंगे तो अधिक इकोनॉमिकल होगा। अधिक इकोनॉमिकल क्यों होगा, इसकी भी कंडीशन जान लीजिएगा, क्योंकि अगर हम बात करें वॉल्यूम की, तो जो हमारा वॉल्यूम है मतलब आयतन है मटेरियल का या फिर पदार्थ का, तो वो हमारे वोल्टेज के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जितना ज़्यादा वोल्टेज बढ़ेगा हो रहा है तो आपका वॉल्यूम घट रहा है। ये कंडीशन तो आपकी समझ आ गई। तो आपके माइंड में ये आना आएगा, अब बच्चे जनरली क्या करते हैं, फिर वो ये सोचते हैं कि अधिक अगर वोल्टेज पर हम जनरेशन करेंगे तब हमारा जो वॉल्यूम है आयतन कम हो जाएगा, पर ये गलत हो जाएगा। गलत कैसे हो जाएगा, अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, ये तो सही है, बिल्कुल करेक्ट है कि आपका अगर वोल्टेज इंक्रीज होगा तो आपकी जो वॉल्यूम है वो घट जाएगा। पर एक दूसरा भी रिलेशन है जो इसको काउंटर करने वाला है। कौन सा रिलेशन इसको काउंटर करेगा, तो अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स कि हमारा जो वोल्टेज है, तो वोल्टेज किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ टर्न्स के। तो मान लीजिए अब आपने क्या किया, वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हैं तो आपके नंबर ऑफ टर्न्स भी आपको बढ़ाना पड़ेगा फ्रेंड्स। जब आपको नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाना पड़ेगा फ्रेंड्स, मान लीजिए आपने क्या किया, वोल्टेज को, एक सेकेंड, आपने क्या किया, वोल्टेज को इंक्रीज कराया फ्रेंड्स, तो आपको नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाना पड़ गया। अब जब आप नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे तो फ्रेंड्स क्या होगा, जो आपका अल्टरनेटर यूज़ हो रहा है, जनरेटर यूज़ किया जा रहा है, या फिर जो आपका ट्रांसफार्मर यूज़ हो रहा है जनरेशन के बाद जो हम ट्रांसमिट करते हैं पावर का वहाँ पर, तो उनका साइज जो है वो बड़ा हो जाएगा। अब जब ज़्यादा बड़ा साइज हो जाएगा फ्रेंड्स, तो इंस्टॉल करने में भी दिक्कत आने वाली है, मेंटेनेंस करने में भी दिक्कत आने वाली है, और फिर बहुत सारी समस्याएं हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, मोर सुटेबल हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है तो वो 11 kV पर ही हम करते हैं। ना ही हम ज़्यादा वोल्टेज को बढ़ा सकते हैं और ना ही हम ज़्यादा घटा सकते हैं। तो मोर प्रेफरेंसिबल, या फिर अगर हम इंडिया के स्टैंडर्ड की बात करें तो इंडिया में स्टैंडर्ड जो वोल्टेज जनरेशन है वो 11 kV पर है। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। सेकंड क्या था, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। अगर मैं ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन की बात करूं तो ये पावर का ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन करती है, मतलब पावर को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने का काम करती हैं ट्रांसमिशन लाइन। और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन का क्या मतलब है, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन का मतलब ये है कि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन करना, वितरण करना। ठीक है, सी वाला है सर्विस कनेक्शन। सर्विस कनेक्शन का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी का जो सप्लाई है, सप्लाई प्रोवाइड करा देना, मीन्स जो आपका लाइंस है या डिस्ट्रीब्यूटर है, तो डिस्ट्रीब्यूटर को कंज्यूमर से जोड़ने का काम हमारा करती हैं सर्विस लाइंस, और कंज्यूमर का मतलब है उपभोक्ता। ठीक है, नेक्स्ट पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है
पावर का जनरेशन अधिक इकोनॉमिकल होता है। अभी मैंने आपको बता दिया, इसीलिए मैंने किया था कि वहां पर दिक्कत ना आए 11 तो केवी फ्रेंड्स पर। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिएगा, प्राइमरी ट्रांसमिशन कितने वोल्टेज पर करते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, अगर स्टैंडर्ड की बात करें प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन की, तो हम 66 केवी पर करते हैं, 132 केवी पर करते हैं, इसको लिखिएगा, 220 केवी पर करते हैं, 400 केवी पर भी करते हैं। ये हमारा डिपेंड करेगा कि हमारे जो प्लांट है उसकी क्षमता, उसकी रेटिंग क्या है, उसकी कैपेसिटी क्या है, उसके आधार पर हम क्या करेंगे, प्राइमरी ट्रांसमिशन करेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, आपने क्या बताया, 132 केवी पर, 120 केवी पर, 400 केवी पर भी करते हैं, तो ऑल ऑफ द अबव आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है सेकेंडरी ट्रांसमिशन कितने वोल्टेज पर किया जाता है। तो सेकेंडरी ट्रांसमिशन की बात करूं तो सेकेंडरी ट्रांसमिशन जो है वो आपका 33 केवी पर ही किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम बात करें 33 केवी, मान लीजिए अगर हम ज़्यादा केवी का प्राइमरी ट्रांसमिशन किए, 132 केवी का अगर हमने प्राइमरी ट्रांसमिशन किया, तो सेकेंडरी ट्रांसमिशन हमको 66 केवी का करना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो आपका ऑप्शन ए भी करेक्ट हो जाएगा और बी भी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मोर प्रेफरेबल की बात करें तो मोर प्रेफरेबल होगा आपका 33 केवी। पर यहाँ पर सेकेंडरी ट्रांसमिशन बोला गया है तो आपका बोथ ए एंड बी हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है सर्विस लाइंस कहलाती है। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, सर्विस लाइन क्या कहलाती है। सर्विस लाइन वो लाइन होती है जो आपके डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से या डिस्ट्रीब्यूटर को कंज्यूमर से जोड़ती है, या डिस्ट्रीब्यूटर से कंज्यूमर को पावर सप्लाई करती है, उसको हम बोलते हैं सर्विस लाइंस। तो आपका ऑप्शन ए वाला करेक्ट है। वह लाइन जो डिस्ट्रीब्यूशन को या डिस्ट्रीब्यूशन से कंज्यूमर को पावर सप्लाई करती है, सर्विस लाइंस कहलाती है। ठीक है, ऑप्शन बी वाले में क्या कहा गया, वह लाइन जो प्राइमरी ट्रांसमिशन से डिस्ट्रीब्यूशन तक जाती है, ना, गलत है ये वाला। ठीक है, बी सी वाला देख लीजिएगा, जनरेटिंग स्टेशन से ट्रांसमिशन स्टेशन तक पावर सप्लाई करती है, ना, ये भी गलत है आपका। डी वाला ऑप्शन वैसे ही गलत है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है जनरेटिंग स्टेशन से या जनरेशन सिस्टम पर पावर जनरेशन करते समय किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स मैं आपको सिंपल बता दूं कि आपने क्या किया, सबसे पहले आपने पावर का जनरेशन किया। मैंने कितने पर बताया आपको, कितना स्टैंडर्ड होता है, तो 11 केवी का स्टैंडर्ड होता है। अब मुझको इतना बता दीजिए कि यहाँ पर ये बोला गया है कि जनरेटिंग स्टेशन पर जनरेशन करते समय कितने, मतलब वोल्टेज को कैसे करोगे, वोल्टेज का अप करोगे या डाउन करोगे। सिंपल अगर मैं पूछूँ, अभी मैं क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ, अभी मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपने 11 केवी पर तो जनरेशन कर दिया, उसके बाद ये बताइए कितने पर स्टेप डाउन करोगे या स्टेप अप करोगे। तो हर बच्चा यही कहेगा कि सर हम स्टेप अप करेंगे। स्टेप अप इसलिए करेंगे क्योंकि स्टेप अप अगर हम वोल्टेज का स्टेप अप कर देते हैं तो वहाँ पर करंट की वैल्यू कम हो जाती है। करंट की वैल्यू कम हो जाएगी तो आपके जो लॉसेस हैं वो घट जाएंगे। IR ड्रॉप घट जाएगा, पहली बात तो IR जो ड्रॉप था ये लॉस घटेगा आपका, साथ के साथ आपका स्किन इफेक्ट घटेगा, आपका कोरोना लॉसेस घट जाएगा। तो ये सारे बहुत सारे लॉसेस हैं जो कम हो जाएंगे फ्रेंड्स। तो इस कारण हम क्या कर रहे हैं, स्टेप अप करेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो हम जनरेटिंग स्टेशन पर जो ट्रांसफर पावर का ट्रांसफर है उसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर से कराएंगे। और यहीं पर अगर जस्ट अपोजिट बोल दूँ मैं फ्रेंड्स की डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कराते हैं तो फ्रेंड्स वहीं पर आपका हो जाएगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो इसको नोट डाउन करते हुए चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया ओवरहेड सिस्टम तथा अंडरग्राउंड सिस्टम दोनों में कौन अच्छा है। तो मैं आपको बता दूं, ओवरहेड जो सिस्टम है उसमें आपको पता है काफ़ी सारे लॉसेस हैं। पहले मैं आपको बता दूं, मान लीजिए ओवरहेड सिस्टम है तो ये ओवरहेड की लाइन जा रही है। अब आपको पता है फ्रेंड्स कि इसके पैरेलल में बहुत सारी लाइंस चलती हैं। हो सकता है ये पावर केबल्स हो सारी की सारी, या ऐसा भी हो सकता है कि ये कम्युनिकेशन केबल हो, मीन्स आपकी टेलीफोन की या किसी दूसरे या डिस्क की, किसी भी बहुत सारी आपकी चीज़ें हैं जिसकी केबल चल रही है। तो मान लिया ये कम्युनिकेशन की केबल चल रही है, तो जब यहाँ पर आप इसकी यहाँ पावर ट्रांसफ़र हो रही है तो आपको पता है इसके चारों ओर क्या बनेगा, फ्लक्स क्रिएट होगा। इसी प्रकार यहाँ भी, तो यहाँ पर इंटरफेरेंस होना शुरू हो जाएगा। देखिएगा इंटरफेरेंस हो रहा है, तो इस प्रकार से जब इंटरफेरेंस होगा तो यहाँ पर लॉसेस बढ़ जाएंगे। आपकी जो पावर, आपकी जो वोल्टेज है उसका, उसमें फ्लक्चुएशन, उसमें वेरिएशन आना शुरू हो जाएंगे। तो इस प्रकार ये वाला तो बेकार हो गया। अगर मैं यहीं पर अंडरग्राउंड की बात करूं तो अंडरग्राउंड अर्थ के नीचे ज़मीन के अंदर आपने उसको दबा दिया है, आप बताइए उसके संपर्क में कुछ होगा ही नहीं, तो कहाँ से इंटरफेरेंस आएगा। तो आपका ऑप्शन बी वाला करेक्ट हो ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा, अंडरग्राउंड सिस्टम। दोनों में से अंडरग्राउंड सिस्टम ज़्यादा प्रेफरेबल है, ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू ओवरहेड सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है फ्रेंड्स,
वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन में कौन सा ट्रांसफार्मर यूज़ होता है, तो मैंने आपको बता दिया अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पावर का तो वहाँ पर हम कौन सा ट्रांसफार्मर यूज़ करेंगे, वहाँ पर हम यूज़ करेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। स्टेप अप हम कहाँ पर करेंगे, ट्रांसमिशन के लिए। ऑटो ट्रांसफार्मर का हम यूज़ नहीं करेंगे यहाँ पर। ऑल ऑफ द अबव इसमें भी गलत हो गया, तो ऑप्शन आपका करेक्ट है बी वाला। ठीक है, नेक्स्ट पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया फीडर होता है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं फीडर क्या होता है। जस्ट अभी मैंने आपको बताया कि फीडर क्या कर रहा है। फीडर आपका जो आपकी पावर है मींस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है या फिर सब स्टेशन है, सब स्टेशन से आपका डिस्ट्रीब्यूटर तक जो पावर ला रहा है दैट इज फीडर। तो देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए वाला गलत हो गया, जनरेटिंग या जनरेशन सिस्टम से डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन तक पावर का लाना, ना गलत बिल्कुल फ्रेंड्स, बिल्कुल गलत है ये, बिल्कुल इस पर तो जाना ही नहीं है। ऑप्शन बी पर आइए, डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन से डिस्ट्रीब्यूटर तक पावर लाना, बिल्कुल सही है, इस पर अभी देखेंगे। यही वैसे तो ठीक है, वो तो हो नहीं सकता, इनमें से कोई नहीं है। नहीं, आंसर आपका है फ्रेंड्स बी वाला, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन से आपकी जो पावर का ट्रांसफर डिस्ट्रीब्यूटर तक करा रहा है दैट इज फीडर। तो नेक्स्ट पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर आपका 11 बोला गया है। 11 क्वेश्चन नंबर बोल रहा है सर्विस लाइन्स कहाँ कहलाती है। तो इसको सही थोड़ा सा करेक्ट करिएगा, कहलाती है फ्रेंड्स। ठीक है, कहा जाता है या कहा जाता है, ठीक है लिखा हुआ कहा जाता है, ये ज़्यादा परफेक्ट है। ठीक है, तो कहा जाता है जो आपकी सर्विस लाइन से उसको कहा जाता है जो, ऑप्शन ए क्या है, सब स्टेशन को फैक्ट्री या इंडस्ट्री से जोड़ने वाली लाइन। बी, कंज्यूमर को डिस्ट्रीब्यूटर से जोड़ने वाली लाइन। सी, पावर का ट्रांसमिशन करने वाली लाइन। तो मैं आपको बता दूं पावर का ट्रांसमिशन करने वाली लाइन तो सारी ही होती हैं। ठीक है, चाहे वो कोई सी भी लाइन ले लो, तो पावर का जहाँ से ट्रांसफ़र हो रहा है तो ये नहीं होगी फ्रेंड फिलहाल। तो अगर मैं पावर के ट्रांसफरेंस की बात करूँ तो हम उसको ट्रांसमिशन लाइन कहेंगे। ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन बोल देंगे या फिर फीडर बोल देंगे। ठीक है, ये हमारे फीडर नहीं है। अगर हम कंज्यूमर और डिस्ट्रीब्यूशन के जोड़ने वाली लाइन की बात करें तो ये वाला मोर प्रेफरेबल है, सबसे अच्छा ऑप्शन है आपका बी वाला। ऑप्शन आपका करेक्ट है बी। कंज्यूमर को डिस्ट्रीब्यूटर तक जोड़ने वाली जो लाइन्स हैं वो हमारी कहलाती हैं सर्विस लाइन, जबकि अगर हम फैक्ट्री और सब स्टेशन की बात करें वो गलत हो जाएगा, वो एक प्रकार का फीडर के श्रेणी में आ जाएंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट पर आ जाइए। 12 क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है सर्विस कनेक्शन कहा जाता है। तो किसको सर्विस कनेक्शन कहा जाता है ये कहा गया है। तो ऑप्शन ए में क्या बोला गया है, ऑप्शन ए में बोल रहा है सर्विस लाइंस या सर्विस मेन्स से कंज्यूमर के परिसर तक लाने वाली लाइंस। तो इसको अभी मैं बताऊंगा फ्रेंड्स आपको, इसको होल्ड पर रखते। बी में क्या कहा गया है, बी में बोल रहा है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से लोड तक जाने वाली लाइंस। गलत, बिल्कुल गलत। डिस्ट्रीब्यूशन से लोड तक जाने वाली लाइन आपकी सर्विस कनेक्शन नहीं कहलाती हैं। अगर मैं बोध की बात करूं तो बोध नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो ऑप्शन ए वाला क्यों करेक्ट है, ऑप्शन ए वाला इसलिए करेक्ट है फ्रेंड्स, अगर मैं सर्विस मेंस की बात करूं तो सर्विस मेंस है जो कंज्यूमर के परिसर तक पावर लेकर आती हैं, उन लाइन को हम सर्विस कनेक्शंस कहते हैं। अगर मैं आपको लेमन लैंग्वेज में बताऊं, आपके घर के हिसाब से बताऊं, तो आपने देखा होगा कि आपके घर के पास में पोल्स होते हैं, पोल पर हमारे लाइंस लगी होती हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन होती है। तो फ्रेंड्स वो एक प्रकार की हमारी क्या होती हैं, वो हमारी सर्विस मेन्स होती हैं, सर्विस मेन्स या सर्विस लाइंस। अब उनसे हम क्या करते हैं, अपनी केबल लेकर आते हैं और वहाँ पर माउंट करते हैं, मतलब वहाँ से हम क्या करते हैं कनेक्शन लेते हैं। तो जो केबल हम वहाँ से अपने घर में लेकर आ रहे हैं तो वो केबल हमारी कहलाती है, क्या कहलाती है, सर्विस कनेक्शन। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, सर्विस लाइंस से कंज्यूमर के परिसर तक जाने वाली लाइंस। ठीक है, नेक्स्ट पर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 13। फ्रेंड्स अगर आपको वास्तव में ये अच्छा लग रहा है तो कमेंट में बता दीजिएगा, जिससे मुझको मोटिवेशन मिले, मैं आपको आपके कमेंट्स जान पाऊँ या आपका फीडबैक जान पाऊँ कि वास्तव में मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ। तो इस हिसाब से मैं और अच्छे आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा और अच्छे में कंटेंट डालने की कोशिश करूँगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, और उसको लाइक भी कर दीजिएगा फ्रेंड्स, शेयर भी कर दीजिएगा। ऑप्शन 13 बोल रहा है अंडरग्राउंड सिस्टम के बारे में निम्न में से क्या सही है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं अंडरग्राउंड केबल में क्या क्या सही है। तो पहले तो मैं ऑप्शन बताऊंगा, उसके बाद मैं बताऊंगा आपको अदर इन्फॉर्मेशन। तो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, ऑप्शन ए बोल रहा है मेंटेनेंस कम है, बिल्कुल कम है मेंटेनेंस। अगर बात करें वोल्टेज ड्रॉप कम होता, तो मैंने अभी आपको बताया जब इंटरफेरेंस नहीं होगा, करंट की वैल्यू इंक्रीज नहीं होगी तो आईआर ड्रॉप कम होगा, तो ये भी कम हो जाएगा आपका वोल्टेज ड्रॉप। अगर मैं कोरोना इफेक्ट की बात करूं तो अभी मैंने आपको बताया कोरोना इफेक्ट भी कम होता है। तो इस प्रकार से आपका जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। क्यों सही हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है फ्रेंड्स कि अगर हम अंडरग्राउंड केबल की बात करें तो हम अर्थ के अंदर उसको लगा देते हैं, और इस प्रकार क्या होगा उसके सराउंडिंग में या फिर उसके जो पास में अदर केबल से या उसके पैरेलल में कोई अन्य केबल नहीं आती है। जब अन्य केबल नहीं आएगी तो इंटरफेरेंस नहीं होगा उसमें, और जब इंटरफेरेंस नहीं होगा तो वोल्टेज में वेरिएशन नहीं आएगा, हमारे जो लॉसेस हैं वो कम हो जाएंगे। इसी प्रकार मेंटेनेंस भी कम ही होगी फ्रेंड्स, क्योंकि उसको किसी प्रकार का देख रेख तो करना नहीं है,
हाँ, ये बात ज़रूर है कि अगर मेंटेनेंस करना हो या अगर मान लीजिए कभी फॉल्ट आता है तो बहुत हाई मेंटेनेंस करना होती है, उसकी कॉस्ट उसकी हाई होती है, क्योंकि आपको पता है जब अर्थ के नीचे आपने उसको दबा दिया है तो जब आप उसको टेस्टिंग करोगे तो आपको पता नहीं कि किस पॉइंट पर उसके फॉल्ट आया है, तो उस कॉन्टेस्ट में अगर कहें तो वहाँ पर दिक्कत आ सकती है। पर ये सारे के सारे ऑप्शन है, ये एडवांटेज है हमारे किसके, अंडरग्राउंड सिस्टम के। तो नेक्स्ट पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया लाइन सपोर्ट होना चाहिए या होनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि जो लाइन सपोर्ट होती है, जो पोल होते हैं वो इतने अच्छे होना चाहिए कि वो कभी टूटे ना, आंधी कितनी आए उनकी लाइफ अच्छी होना चाहिए, कॉस्ट कम होना चाहिए। ये सारे के सारे फैक्टर हैं हमारे लाइन सपोर्ट के। तो देख लीजिएगा ऑप्शन ए में कहा गया उसकी हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ होना चाहिए, उसकी लॉन्ग लाइफ होना चाहिए, चीप कॉस्ट होना चाहिए। तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है जीआई का अर्थ है। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड, जीआई का सबको पता है, सारे बच्चे कंड्यूट वायरिंग पढ़ चुके हैं। तो जब वायरिंग पढ़ी होगी, इससे प्रीवियस लेक्चर में भी मैं जीआई के बारे में बहुत डिटेल में चर्चा किया था, तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे तो उनको भी देख लीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि वो भी एमसीक्यूज बेस ही हैं। तो जीआई का अर्थ क्या होगा फ्रेंड्स, जीआई का अर्थ होता है गैल्वनाइज आयरन। तो आपका ए वाला गलत हो गया, सी वाला गलत हो गया, डी वाला गलत हो गया, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, गैल्वनाइज्ड आयरन। ठीक है, नेक्स्ट पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया एक पोल सिंगल पोल का यूज होता है। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि जो सिंगल पोल होता है उसका यूज करते हैं हम 22 kV के वोल्टेज के लिए, जबकि 11 kV के लिए नहीं करेंगे, 33 kV के लिए नहीं करेंगे, 66 kV के लिए नहीं करेंगे। हम आंसर करेंगे या फिर हम उसका यूज़ करेंगे 22 kV के लिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगर आपको समझ आ रहा है तो फ्रेंड्स इसको आप शेयर भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहा गया है, 17 में बोल रहा है एच टाइप पोल, एच टाइप पोल का यूज होता है। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि जो एच टाइप पोल होते हैं, पहले तो मैं आपको बता दूं एच टाइप पोल क्या होते हैं। आपने देखा होगा घरों में, घरों के बाहर लगे हुए या इंडस्ट्रीज के बाहर लगे हुए या गांव के बाहर, शहर के बाहर आपने देखा होगा कि दो पोल लगे होते हैं पैरेलल में, और उनके ऊपर कुछ इस तरह से होता है। एक सेकेंड में इसको ऐसे बना रहा हूं, इसके यहां पर ऐसे होता है और यहां पर आपका ट्रांसफार्मर लगा होता है। तो इस प्रकार के पोल की बात कही जा रही है, मतलब इस प्रकार के जो पोल है उसको कहां पर यूज करते हैं, ये कहने का साफ साफ मतलब सर हो जाएगा 132। तो 132 kV के लिए हम कौन सा पोल यूज करते हैं, एच टाइप पोल का यूज करते हैं, एच शेप बना हुआ होता है उस पोल का। ठीक है, तो नेक्स्ट पर आ जाइए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया स्टील जालक पोल मींस स्टील लैटिस पोल का यूज होता है। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, जो स्टील लैटिस पोल होते हैं उसका हम 66 kV के लिए यूज करते हैं। तो स्टील पोल बोल लो या स्टील टावर कह लो, ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन करते हुए चलिएगा। स्टील लैटिस जो पोल होते हैं उसका हम यूज करते हैं 66 kV पर। आप स्टील पोल भी लिख लीजिएगा, स्टील टावर भी लिख लीजिएगा, जिससे कहीं अगर स्टील टावर की तरह पूछ लिया कि कॉन्टेस्ट में क्वेश्चन पूछा जाए तो आप छोड़ के ना आओ उसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है इंसुलेटर का एक डिस्क कितने वोल्टेज तक यूज किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, जो आपका इंसुलेटर होता है उसका एक डिस्क हम करते हैं 11 kV पर यूज, ना कि 33 kV, ना कि 66 kV, नन ऑफ दिस तो वैसे ही गलत है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, वन डिस्क हम यूज करते हैं 11 kV पर। मान लीजिए फ्रेंड्स आपको 33 kV के लिए आपका इंसुलेटर डिजाइन करना है, तो हम क्या करेंगे, 3 डिस्क को अपने कनेक्ट कर देंगे। 3 डिस्क को जब हम सीरीज में कनेक्ट कर देंगे तो इस प्रकार से 11 kV 11 kV 11 kV 33 kV के लिए हमारी डिज़ाइन हो जाएगा इंसुलेटर। तो इसी प्रकार से स्ट्रिंग हम बना सकते हैं। अगर हमको 66 का चाहिए तो हम 6 को करेंगे। इसी प्रकार से जितनी हमको वोल्टेज के लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना होगा उसी हिसाब से हम क्या करेंगे, अपनी डिस्क को ऐड करते हुए चले जाएंगे। ये भी बहुत बड़ा रीज़न है 11 kV पर जनरेशन करने का। तो नेक्स्ट पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है लाइटनिंग एरिस्टर का निम्न कार्य होता है। तो लाइटनिंग एरिस्टर का क्या काम होता है, हाई करंट से रक्षण प्रदान करना, नहीं गलत है ये भी। हाई पावर से रक्षण प्रदान करना, प्रोटेक्शन देना, ये भी गलत है। जबकि अगर मैं बात करूं जो लाइटनिंग अरेस्टर होता है उसका काम सबसे बेस्ट काम ये है फ्रेंड्स कि वो क्या करता है, जो आपकी थंडरिंग होती है, मींस जो आपकी आकाशीय बिजली होती है वो किसी भी लाइन पर अगर गिर जाती है तो उससे पहले वो क्या करता है, लाइटनिंग अरेस्टर, मतलब वो जो चार्ज आ रहा है उस बिजली से, जो आपकी आकाशीय बिजली है, तो उस बिजली का चार्ज ट्रांसमिशन लाइन या कोई भी हमारा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस पर गिरने से पहले लाइटनिंग अरेस्टर से प्रवेश कर जाता है। तो लाइटनिंग अरेस्टर उसको क्या करता है, लाइटनिंग अरेस्टर उसको अपने अंदर से वो क्या करता है, ग्राउंड कर देता है। ग्राउंड करने का मतलब है कि उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा देता है। तो क्या करेगा, यहाँ पर देख लीजिएगा, इलेक्ट्रिकल सप्लाई व डिवाइसेस को सप्लाई सिस्टम या
डिवाइस की आकाशीय बिजली से क्या करता है, रक्षण, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आप किसी भी सब स्टेशन में जाओगे तो देखा होगा ट्रांसफार्मर के आगे दो लगे होते हैं सबसे बड़े बड़े पोल, बहुत लंबे पोल होते हैं वो, आपने देखा होगा बड़े बड़े पोल होते हैं दो इस टाइप से, और ट्रांसफार्मर के दो पीछे भी होगा। इसी प्रकार से सब स्टेशन के आगे भी लगे होते हैं, सब स्टेशन के पीछे भी, हर तरफ से कवर्ड रहते हैं ये। इससे क्या हो कि पहले अगर आकाशीय बिजली, मान लीजिए यहाँ ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, आकाशीय बिजली यहाँ पर गिर रही है, तो यहाँ गिरने से पहले वो क्या करे, सर्ज में गिरे, और सर्ज में गिरेगी तो सर्ज से क्या होगा, या लाइटनिंग, इसको हम सर्ज अरेस्टर भी कहा जाता है, हम इसको क्या बोलते हैं, सर्ज अरेस्टर भी बोलते हैं फ्रेंड्स। इसके थ्रू वो ग्राउंड होने की कोशिश करती है, तो ये लाइटनिंग अरेस्टर का काम है। ठीक है, तो ये रहे आपके 20 क्वेश्चन। आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स। अगर आपको अच्छा लगा है तो दिल से इसको लाइक कर दीजिएगा और इसका कमेंट में जरूर बताइएगा, अपने साथियों के साथ इसको शेयर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स अब नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, हम आपका 2 लेक्चर में और इसका MCQs कवर करा देंगे, फिर उसके बाद हम इसका क्रैश कोर्स लेकर आएंगे, 1 लाइनर लेकर आएंगे, और साथ के साथ आपका जो IMRE है, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर IMRE स्टार्ट कराइए, तो हम 30 जो जून है उससे हम क्या करेंगे, IMRE को ही स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स चैनल पर बने रहिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने साथियों के साथ इसको शेयर कर लीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमसे जुड़ें और इस सेशन का फायदा उठा सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।